अगर क्लास में बैठे होगे तो याद होगा, क्लास में नहीं बैठे होगे तो याद नहीं होगा। फीवर सही हो जाएगा जल्दी से बेटा, टेंशन ना लो। जीआई भी आएगा, ओआई भी आएगा, कंफर्मेशन भी आएगा, जीओसी भी आएगा। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये नहीं बाद में बोलना कि सर आपने तो बताया ही नहीं। शशांक बेटा एक ही क्वेश्चन कितने दिन पूछेगा, तो ऑफलाइन कब से होगा? अब ये गवर्नमेंट से पूछो, हमसे नहीं। गवर्नमेंट जिस दिन बोलेगी उस दिन अरेंज स्टार्ट कर देगा। आज मैंने जीओसी 1 का कंप्लीट स्लाइड एक साथ भेज दिया है, ठीक। जीआई आएगा। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ लिया था, अगर आपको याद हुआ है ना बेटा। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और आज के लेक्चर में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, है ना। क्या सीखने वाले हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। जैसा कि हमें पता है, किसी भी मॉलिक्यूल के सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो? अगर आपको याद हो तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या पढ़ा था? पाई सिग्मा पाई, देन पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, देन पाई सिग्मा पॉजिटिव, जिसको मैंने बोला था पॉजिटिव ना समझ के आप वैकेंट ऑर्बिटल समझना है आपको, ठीक। देन हमने पढ़ा था पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, अगर आपको याद हो तो। और उसके बाद बैक बॉन्डिंग का एक केस अपने को पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो ये वाले सारे कॉन्जुगेशन तो आपको पता है, मतलब आपको रेजोनेंस में दिख रहा होगा पाई इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक। सब लोग ध्यान से समझेंगे। रेजोनेंस में बेसिकली होता क्या है? रेजोनेंस में हो रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर मान लो किसी दो एटम में पाई बॉन्ड है, तो वो तीसरे के साथ भी पाई बॉन्ड बना लेगा। मतलब 1 2 के साथ पाई बॉन्ड बन रहा है, तो फिर 2 3 के साथ भी किसी तरीके से बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि ओवरलैपिंग होने वाली है, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल मेनली पार्टिसिपेट करेंगे, या डी ऑर्बिटल, इन्हीं के बीच में ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हमें पता है कि पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। तो बेसिकली जो अगर रेजोनेंस की एक्चुअल बात बोले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस होता है वो ओवरलैपिंग होता है, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है थ्रू पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से या डी ऑर्बिटल के। और कैसे ओवरलैपिंग होता है ये आपने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ रखा होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाने वाले हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा वो समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पाई बॉन्ड में, तो आप बोलेंगे एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम पर बटा रहता है। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम में बटा रहता है। जबकि अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो किसी लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और वो एक ही एटम पर होता है। या मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन ये एक ही एटम पे रहता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं पाई बॉन्ड और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज में इन दोनों में कंपैरिजन करूं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी, तो आप बता सकते हैं कि लोन पेयर वाले में ज्यादा होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन है और पाई बॉन्ड में 2 एटम पर 2 बटे हुए। आई बात समझ में? तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज को बोलेंगे, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन पाई को बोलेंगे। और फिर से आता है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि खाली डब्बा है उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है ये, अगर मान लो कि हमारे सामने ऐसा कॉन्जुगेशन दिख गया कि पाई सिग्मा लोन पेयर है, तो लोन पेयर पाई की ओर जाएगा, पाई लोन पेयर की ओर नहीं जाएगा। अगर पाई सिग्मा नेगेटिव है तो नेगेटिव पाई की ओर जाएगा, नेगेटिव की जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पाई की ओर मूव करेंगे। आई बात समझ में? अगर मान लो पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल है तो पाई वैकेंट ऑर्बिटल की ओर जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल पाई की ओर नहीं जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल की ओर जाएंगे। अगर मान लो लोन पेयर के साथ वैकेंट ऑर्बिटल दिख गया, तो लोन पेयर, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन देगा, कभी लेगा नहीं। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में है तो
वो इलेक्ट्रॉन देगा। लोन पेयर हमेशा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है रेजोनेंस के टाइम, और वो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जो धीरे धीरे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल जो ये है, इसमें ये कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इसमें नेट चार्ज जो होते हैं वो सेम होते हैं। मान लीजिए कि एक कंपाउंड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, तो हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो नेट चार्ज होगा वो सेम होगा। और वो कैसे होगा थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रिमेन सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, जैसे फ्री रेडिकल है, तो जितने फ्री रेडिकल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होंगे उतना ही दूसरे वाले में होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि रेजोनेंस में कभी भी एटम मूव नहीं करता है। ध्यान रखेंगे इस बात का, एटम कभी मूव नहीं करता, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मेनली यही काम आने वाला है। तो ये जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। ऑक्टेट का एक्सपेंड करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन से पीरियड से हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सेकेंड पीरियड। और अगर इसके वैलेंस शेल की मैं बात करूं, तो आप बोलेंगे इसमें 2s और 2p होता है। तो 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, और p में भी 6 हो सकते हैं। तो इसमें सेकेंड पीरियड में अगर आपसे कोई पूछे तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, तो मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है सेकेंड पीरियड की, तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं, आपको हो सकता है जो दिक्कत कर रहा होगा, वो धीरे धीरे एग्जाम्पल से क्लियर होने वाला है। तो चलिए बेटा, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं समझने के लिए? जल्दी से बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझने के लिए तैयार हो? चलिए ठीक है। एकदम ध्यान से समझना है बेटा, पूरा कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे रहना चाहिए, है ना। और अगर आप कंसंट्रेट होकर समझोगे तो मजा आएगा, और अगर किसी भी चीज को आप कंसंट्रेट होकर ना समझो तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक, एक बात और ध्यान रखें, कोई भी चीज टफ नहीं होता है बेटा। टफ उस बच्चे के लिए लगता है जो 3 महीना पहले पढ़ा नहीं है और आज से पढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, उसके लिए टफ रहेगा। फोर्थ पॉइंट को मैंने 4 बार समझा रखा है पहले भी आयुष बेटा, कि फोर्थ पॉइंट को बोल रहे हो जो तुम फिर से एक्सप्लेन करने के लिए। ये इनऑर्गेनिक की एकदम बेसिक बातें हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, और अब तक 5 बार बोल दिया मैंने इंडक्टिव से लेके अभी तक, कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वैलेंसी कार्बन की टेट्रा वैलेंसी का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन। पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन, और इसमें देखेंगे किस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने वाला है। ठीक, सब लोग एकदम अच्छे से समझना बेटा, है ना। सबसे पहली बात मैंने बोला है पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, है ना बेटा। तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन हो सकते हैं आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ। वैकेंट ऑर्बिटल पहले ही बताया है। अगर कार्बोकेटाइन है तो उसमें 100% वैकेंट ऑर्बिटल होगा बेटा, क्योंकि याद करो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अगर उसका एक बॉन्ड कोई लेके जा चुका है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, वैकेंट ऑर्बिटल कार्बोकेटाइन में हो सकता है। अगर बोरोन के 3 बॉन्ड बने हैं तो यहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। आ रही बात समझ में? अगर मान लीजिए थर्ड पीरियड एलिमेंट आ गए, कौन से बेटा? थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट कभी भी आ जाएगा, समझ लेना उनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कौन सा? डी ऑर्बिटल पूरा खाली होता है उनका, है ना बेटा। ध्यान रखना इस बात को। जो बच्चों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। जो बच्चों का इनऑर्गेनिक एकदम वीक है, अब उनसे मैं क्या ही बोलूं, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। याद ही रख लें कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल खाली होता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट पहले मैंने बता दिया। अब मैं कॉन्जुगेशन एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, तो आप देख रहा होगा आपको कि ये एलाइल कार्बोकेटाइन है। इसे हम कहते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन। ये नाम भी इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप धीरे धीरे इसको याद ही रख लें। एलाइल मैंने पहले भी बता रखा, ठीक है बेटा। सब लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये सोचिए क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, तो कॉन्जुगेशन चेक करो सबसे पहले। तो आपको दिख रहा होगा कि पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल है और कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो हमें पता है कि इसमें 2p ऑर्बिटल खाली है।
कार्बन के यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड है, अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं और इसको 3 बोल दूं, है ना, बस इसका नंबरिंग इसलिए किया ताकि मैं कुछ बोलूं तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, 1 2 3 जस्ट नंबरिंग मैंने दिया है आपको, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया आपको। ठीक है, अब सब लोग ध्यान समझिए। अब देखो पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसमें रेजोनेंस कैसे होता है, कैसे डीलोकलाइजेशन होता है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अगर मैं कार्बन 1 बोलूं और ये कार्बन 2 बोलूं और कार्बन 3 बोलूं, तो कार्बन 1 में और कार्बन 2 में पैरेलल पी ऑर्बिटल के कारण यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑलरेडी हो रखी है, और 2p ओवरलैपिंग हो रखी है, और थर्ड वाले में वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है, ऑर्बिटल है जो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, आपको भी पता है। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए, पाई है, सिग्मा है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो आप मुझे बताइए वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन तो होता है नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये पाई इलेक्ट्रॉन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो मैंने उठाया, उठाने का तरीका आपको बता रखा है, ये फ्लो ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों उठा के 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बना दिया। सब लोग ध्यान से देखो और मेरे को बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं। जो मैंने किया, मैंने क्या किया कि पाई को उठा के कार्बोकेटाइन की तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है बेटा, यहां तक कर दिया मैंने। अब मेरे को बताओ किसको नुकसान हुआ, पहले को नुकसान हुआ, दूसरे को हुआ, या तीसरे को हुआ, किसको नुकसान हुआ इलेक्ट्रॉन का, बताओ सब लोग। नुकसान किसको हुआ, सिर्फ पहले को नुकसान हुआ है। फायदा किसको हुआ, फायदा किसको हुआ, जल्दी से बताओ, किसका घर भर चुका है, तीसरे वाले का, वेरी गुड। और किसको कुछ भी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, सेकेंड वाले कार्बन को। तुम्हें दिख रहा होगा आजू के साथ भी बॉन्ड वही बना रहा था, बाजू के साथ भी वही, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं लेकिन दूसरे का इलेक्ट्रॉन वहीं पर रहेगा। तो देखो जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ये वाला एरो देते हैं, तो ये वाला एरो को भूलना नहीं है बेटा। ठीक है, ये एरो कहीं दिख जाए तो समझ लेना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक, अब क्या हुआ, हमने देखा कि एटम और सिग्मा बॉन्ड का कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, मैंने सिग्मा बॉन्ड और एटम को वैसे ही रख दिया, CH2 CH CH2 रख दिया। मुझे पता है कि 1 2 का पाई बॉन्ड अब 2 और 3 के बीच में आ चुका है, देखो ध्यान से, और जैसे ही आया तो 3 का जो 4 बॉन्ड था वो हो चुका है, चेक कर लो, फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, चेक करो, थर्ड के 4 बॉन्ड हो चुके हैं, तो क्या अब उसमें कोई चार्ज आएगा, क्या थर्ड वाले पे कोई चार्ज आएगा, नहीं आएगा, वेरी गुड। लेकिन पहले वाले का एक इलेक्ट्रॉन, उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, भाग चुका है, तो बेचारे पर पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और इनसे मिलकर देखो ये जो इंडिकेशन जो मैंने दिया अभी यहाँ पर, है ना बेटा, ये वाला पॉइंट, ये जो इंडिकेट करता है कि हम सबका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, सबको कंबाइन करके हम बनाने वाले हैं। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। तो मुझे अभी भी पता है कि एटम और सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करते, देखो मुझे पता है कि रेजोनेंस में एटम और सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करते। अब इन दोनों का सम, ध्यान से समझना, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सम हाइब्रिड में बनने वाला है। तो अब हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए, अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसे ए बोलूं और इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी बोलूं, तो ध्यान से देखिए, ए के 1 और 2 में आपको क्या दिख रहा होगा, पाई बॉन्ड, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी में 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। आई बात समझ में, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड और 1 और 2 के बीच में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो एक में डबल है और एक में सिंगल है, तो दोनों का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है राजेशकर बेटा, तुम ये पूछ रहे हो कि सेकंड वाले पर पॉजिटिव क्यों नहीं, बेटा सेकंड वाला पे पॉजिटिव क्यों आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जो था अब वो अभी भी इधर है, बस वो तीसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। देख लो आपको पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, उसका ऑक्टेट चेक कर लिया करो ना बेटा, कितने रखता है। चलो, तो हमने ये देख लिया कि 1 और 2 के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों आया, समझ में आई बात। 2 और 3 में भी चेक करो, तो ए वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है और बी वाले में डबल है, तो सिंगल और डबल दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो आ जाएगा पार्शियल डबल। आगे बात समझ में बेटा, क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक, अब देखो, अब चेक चार्ज को भी देखो, चार्ज तो पहले वाले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में तीसरे कार्बन पर पॉजिटिव है, जबकि दूसरे वाले में तीसरे पर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तीसरे पे भी चार्ज रहेगा, थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा, और पहले वाले पे भी चार्ज रहेगा, लेकिन दूसरे वाले पे कोई चार्ज नहीं है। देख लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये बोल दिया कि दूसरे वाले पे कोई चार्ज नहीं होगा। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गई बात। नहीं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं होता क्योंकि यह हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, सही बात है कृष्ण। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, रेजोनेटिंग नेट चार्ज, अगर मैं आपसे पूछूं नेट चार्ज, तो नेट चार्ज इन ए क्या है बताओ,
ए वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेट चार्ज पॉजिटिव दिखेगा, और अगर मैं आपसे पूछूं नेट चार्ज इन बी, तो आप क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जो नेट चार्ज होते हैं वो सेम होंगे। देख लो ध्यान से, समझ में आ गई बात? नेट चार्ज समझ में आया सबको? नेट चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के सेम होते, जो इधर वही उधर। इतना क्लियर हो गया सबको? अब ध्यान से समझो क्या क्या इससे फायदा हुआ, क्या क्या नुकसान। ऑब्जर्वेशन करना है अपने को, है ना बेटा? ऑब्जर्व करना है। आप सब लोग मुझे बताओ डेल्टा वाला का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, एक ही पॉजिटिव चार्ज था। ध्यान से समझो डेल्टा का मतलब क्या हुआ। पॉजिटिव चार्ज एक ही था, लेकिन अब वो दो कार्बन में बट चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास आधा चार्ज आ गया और इसके पास आधा चार्ज आ गया। आई बात समझ में बेटा? ये बताना चाह रहा हूँ, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के वो बनता है। तो पहले वाले में जो पॉजिटिव था, दूसरे वाले में वहां नहीं था, तो हमने बोल दिया कि आधा है वहां पे, आधा नहीं है। ठीक, अब सब लोग ध्यान से देखो इससे क्या क्या हम लोग को दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो। ड्यू टू रेजोनेंस या रज्जो, हम कह सकते हैं क्या कि बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। देखो तो ध्यान से बेटा, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है। देखो सब लोग, पहले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो ए और बी, 1 और 2 के बीच में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए में 1 2 के बीच में देखो जरा ध्यान से, डबल बॉन्ड था। अब 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, तो डबल से सिंगल क्यों जा रहा? बॉन्ड लेंथ चेंज हो गया ना बेटा। समझ में आ रही बात जो मैं बता रहा हूं? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा? ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है। अच्छा एक और बात बताना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट में अगर देखो पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पर था। ध्यान से देखो जरा ध्यान से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए में देखो तो पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पे था, वो रेजोनेंस करके वो चार्ज दो कार्बन पे बट गया। तो मुझे बताइए कि अगर कार्बोकेटाइन का अगर हम रेजोनेंस कराते हैं, अगर कार्बोकेटाइन का अगर रेजोनेंस होता है, तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बताइए आप लोग, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? अगर पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन से दूसरे पे भाग गया, तो बताइए मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना बेटा। आई बात समझ में? डिक्रीज बाई हाफ, सही बात है। दो कार्बन पे बढ़ गया, पहले एक पे था अब दो पे बढ़ गया। मान लो और ज्यादा रेजोनेंस होता तो तीन पे बढ़ जाता। तो चार्ज जितना कम होगा, याद करो चार्ज कम होने से बताइए एनर्जी क्या होती है? एनर्जी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गया? मतलब रेजोनेंस से कार्बोकेटाइन को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब आप मेरे को बताइए क्या इंडक्टिव से भी हम लोग स्टेबलाइज कर सकते थे कार्बोकेटाइन को? क्या हम इंडक्टिव से भी स्टेबलाइज कर सकते थे? तो हाँ, उसका भी जवाब यही था। लेकिन उसमें याद कीजिए प्लस आई के थ्रू सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा जाता था, हल्का हल्का एकदम थोड़ा थोड़ा, जबकि रेजोनेंस में पूरा चार्ज ही दो एटम पे बांट दिया। कल को रेजोनेंस और ज्यादा कराओगे तो तीन पे बढ़ जाएगा। चार्ज डेंसिटी ड्रास्टिकली कम होती है, इसलिए रेजोनेंस जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है इंडक्टिव पर। इतना समझ में आ गया सबको? नेट चार्ज समझ में आ गया, रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है ये भी समझ में आ गया, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है ये भी समझ में आ गया। बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज होगा? अब देखो बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज हुआ वो देख लो। पहले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के 1 2 में डबल था, ठीक है, जबकि दूसरे वाले में सिंगल आ गया। देख लो बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल आ गया, तो डबल से सिंगल आ गया तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो गया ना बेटा। कोमल एंड शशांक क्लियर हुआ? पहले वाले 1 2 के बीच में देखो डबल है, और दूसरे वाले 1 2 के बीच में सिंगल आ गया। देखो डबल से सिंगल जा तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो गया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात आती है, सब लोग ध्यान से समझिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात अभी करेंगे नहीं, उसको आगे करेंगे। बॉन्ड लेंथ बढ़ा या घटा इसकी बात भी हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको पता होगा शायद, मुझे लगता है इतने पढ़े लिखे होगे, हर बात एक ही चीज तुम लोग पढ़ पूछ लेते हो बेटा। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डबल, एंड ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है, आपको पता होगा। अब अगर सिंगल से बात करें तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, देन डबल, देन यहाँ पर अगर बात करें तो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे ट्रिपल आ जाएगा। ठीक बेटा? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए के 1 2 में जो बॉन्ड लेंथ था, आफ्टर रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? सोच के देखो। ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 2 के बीच में डबल था,
तो आफ्टर रेजोनेंस सिंगल आ गया, तो डबल से अगर हम सिंगल की ओर जा रहे हैं, डबल से सिंगल की ओर जा रहे हैं, मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस आगे करेंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है मैंने और कुछ भी नहीं दिया है। क्या ये आपको सब कुछ समझ में आ गया? ये जो भी मैंने बताया यहाँ पे क्लियर हो गया सबको? ठीक। तो दूसरा मैं एग्जांपल एक और आपके सामने रख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। दूसरा एग्जांपल रख रहा हूं मैं आपके सामने। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या, जरा ध्यान से देखो, तो आप बोलेंगे सर हमें तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से मतलब है कि सर पाई होना चाहिए, उसके बाद बीच में सिग्मा और उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल, तो सर इसमें रेजोनेंस हो रहा है। आई बात समझ में? तो मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2, इसको 3। देखो नंबरिंग नहीं कर रहा हूं मैं IUPAC, 1 2 3 का मतलब बस सिखाना चाहता हूँ कि एक नंबर है और उसके बाद मैं इंडिकेट करूंगा। ठीक। अब देखो, तो अब आप क्या बोलोगे, सर पाई से वैकेंट ऑर्बिटल की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आप किधर से भी लेके जा सकते हो। मान लो मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ लेके चला गया, देखो मैं एरो को कैसे दिखा रहा हूँ वो समझो। एरो को क्या किया मैंने, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ लिया, पकड़ के बोला बाजू वाले सिग्मा पे चले जाए। तो इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप सबको यहाँ पे दिखेगा कुछ ऐसा। देखो ध्यान से कि सर अब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है और कार्बोकेटन 1 पे आ जाएगा। देखो क्या समझ में आ गया? 2 पर पॉजिटिव, 2 पर 2 तो बीच वाला है, उसको कोई नुकसान नहीं। 3 का घर भर गया और 1 का घर खाली हो गया। ठीक। अब आप बोलोगे सर 1 से 2, 2 से 3, अब तो ये भी हो सकता है सर कि यहाँ से पाई बॉन्ड उठ के यहाँ चले जाए। मैं बोला एकदम सही, जब जा सकते हैं, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल है। तो आप क्या बोलोगे, ध्यान से देखो कि सर इस बार डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, अब यही 3 बनेगा। अगर अब आपने फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो अब एक जैसा ही दिखने लगेगा। आई बात समझ में? तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए और इन तीनों से मिलकर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बताइए, हाइब्रिड बनेगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? बताइए, रेजोनेंस हाइब्रिड की ज्यादा होती है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की? रेजोनेंस हाइब्रिड की। वेरी गुड, मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम होती होगी। ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझेंगे इस बात को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। कितना कितना आया होगा सर? 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि सर एक ही पॉजिटिव चार्ज अब 3 कार्बन में बट गया है, तो चार्ज बट गया, चार्ज बटने से चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। आई बात समझ में? ठीक। मैं बोलूंगा बेटा डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, तो आप बोलोगे 1 2 पे भी है, 2 3 पे भी है और 1 3 पे भी है। मतलब ये डबल बॉन्ड जो है वो इस तरीके से घूम रहा होगा। ऐसे ही बोलोगे देखो तो बेटा ये डबल बॉन्ड हर जगह घूम रहा होगा, यही बोलेंगे ना? ध्यान से देखो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड हर जगह घूम रहा है? सर 1 2 के बीच में भी है, 2 3 के बीच में भी है और 1 3 के बीच में भी है। तो इसी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं ये पॉजिटिव दिया और पॉजिटिव देके ऐसे बोल देंगे कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह घूम रहा है। देखो ध्यान से, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं कल को इसको। तो अब आपको कल को ऐसा आ गया तो डरोगे तो नहीं ना? अब तो डरोगे नहीं? हाँ बेटा क्रिश, ओवरऑल चार्ज तो एक ही है लेकिन अब 3 लोगों में बट गया। क्रिश देख बेटा, तेरा डाउट क्या मैं बता रहा हूँ। मान ले तेरे को मैंने बोला कि तू एक 50 केजी का कुछ उठा, डंबल उठा 50 केजी का, और मैं बोलूंगा 2 लोग मिलके उठा, तो तुमको भी पता 2 लोग आसानी से मिलके उठा पाएंगे। तो वही पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस 3 कार्बन में बट गया जो पहले सिर्फ एक ही कार्बन पर था। तो चार्ज बटने से चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम तो एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो शायद आप लोग को ये समझ में आ गया होगा मैंने ये क्या लिखा है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक। अब मैं आपसे पूछूंगा कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, आपको ये बताना है। ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा CH और यहाँ पर मैंने लिख दिया NH3 पॉजिटिव। ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन का मतलब हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल सोचना। जब भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, तो आप हमेशा सोचना कि क्या उसमें वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। कभी भी पॉजिटिव को ऐसे नहीं देखना, पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब देखो क्या यहाँ पे रेजोनेंस है कि नहीं, तो आपको दिखेगा कि सर यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है 1 2 के बीच में, तीसरे एटम पर एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए था और तीसरा एटम है नाइट्रोजन। ठीक। अब चेक करो इस नाइट्रोजन के फिलहाल कितने बॉन्ड है, चेक करो सब लोग, कितने बॉन्ड है नाइट्रोजन के बेटा?
कितने बॉन्ड है सब लोग चेक करो। तो 3 हाइड्रोजन के और एक लेफ्ट साइड से। बेटा क्या कर रहे हो यार तुम लोग, 3 मत बोलो, 3 तो हाइड्रोजन के हो गए, एक कार्बन से भी तो बना रखा है। तो टोटल 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं यहाँ। अच्छा 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे बात समझ में। अच्छा आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से। ओके, इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8, और इसके पास 8 है भी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर रेजोनेंस जो होगा वो नहीं हो पाएगा। क्या सबको समझ में आ गई बात, ये क्लियर हुआ। तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज के धोखा नहीं खाना है। पॉजिटिव का मतलब हमेशा अपने को हमेशा दिमाग में